दोस्तों, कौन सी पार्टी किसके साथ जा रही है, किसका गठबंधन किससे टूटा, ये सब बातें आपको हर चैनल पर मिलेंगी। लेकिन मेरी इस वीडियो में ना तो किसी राजनीतिक दल का कोई काम है, ना ही किसी राजनीतिक ड्रामे का। यहाँ बात सिर्फ उस सच की होगी जो छुपाया गया, जो दबाया गया और जो आपके सवालों से जुड़ा है। तो अगर आप नेता नहीं जनता हैं तो रुकिए, सुनिए और समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत गोयल। दोस्तों, बिहार की चुनावी राजनीति को समझने से पहले इसकी थोड़े से इतिहास को जानना जरूरी है। लेकिन मैं वो नहीं करने वाला जो हर कोई करता है, यानी बिना मतलब की लंबी बोरिंग हिस्ट्री, सिर्फ इसलिए कि टाइम पास हो। असल में इतिहास जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमको जानने ही नहीं दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है लॉर्ड मैकॉले। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड मैकॉले वो शख्स है जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, लेकिन क्या बदला? आज भी सुधार 1% भी नहीं हो पाया। क्यों? यह सवाल बड़ा है और इस पर मैं जल्द एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों, फिलहाल चलिए समझते हैं बिहार का वो इतिहास जो हर चुनाव से पहले दोहराया जाता है लेकिन कभी दिखाया नहीं जाता। दोस्तों, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब बिहार की बागडोर संभाली कांग्रेस पार्टी ने। श्री कृष्ण सिंह, जो श्री बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं, बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने और 1961 तक इस पद पर बने रहे। उनके कार्यकाल में जमीन सुधार, सिंचाई योजनाएं और शिक्षा के क्षेत्र में कई कोशिशें हुई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप लगने लगे। गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और प्रशासनिक अक्षमता को लेकर जनता में गुस्सा बढ़ता गया। दोस्तों, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। बिहार इसका केंद्र बना और इस आंदोलन से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी जैसे कई बड़े नाम निकले। जेपी आंदोलन ने युवा वर्ग को राजनीति में उतारा और कांग्रेस के खिलाफ जनमत बनाया। 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस को पहली बार बड़ा झटका लगा। इस दौर ने बिहार में राजनीतिक चेतना को एक नई दिशा दी और जातीय समीकरणों की राजनीति को जन्म दी। दोस्तों, 1990 में पहली बार लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने खुद को गरीबी का मसीहा और पिछड़ों की आवाज के रूप में स्थापित किया। लालू ने माई समीकरण का मतलब दोस्तों MY यानी कि मुस्लिम यादव। लालू ने माई समीकरण के जरिए सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाई। उनका अंदाज देहाती, जनता से जुड़ा हुआ और सादगीपूर्ण था। यही उनकी पहचान बन गया। उन्होंने कई सामाजिक सुधारों की बात की, लेकिन कानून व्यवस्था की हालत और शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। चारा घोटाला जैसे मामलों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। अपराध, अपहरण और प्रशासनिक अराजकता के कारण लालू राज को जंगल राज कहा जाने लगा। दोस्तों, 1997 में जब लालू यादव को चारा घोटाले में इस्तीफा देना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी राजनीति में नहीं थी और उन्हें लालू के प्रॉक्सी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा गया। इस दौरान भी सत्ता आरजेडी के ही हाथ में रही, लेकिन शासन में सुधार के बजाय अराजकता और भाई भतीजावाद का बोलबाला रहा। सड़कें टूटी, बिजली व्यवस्था चरमराई और अपराधी बेलगाम रहे। राबड़ी का कार्यकाल बिहार की सबसे कमजोर शासन व्यवस्था के रूप में याद किया जाता है। विपक्ष ने इसे परिवारवादी राजनीति का चरम उदाहरण बताया। 2005 में बिहार की जनता ने बदलाव की उम्मीद में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुना। वो जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के साथ सत्ता में आए। नीतीश ने पहले दिन से विकास, कानून व्यवस्था और महिला शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्यमंत्री साइकिल योजना, नल जल योजना, आरक्षित नौकरियां, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण जैसे कदमों ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। अपराध पर नकेल कसने के लिए विशेष कोर्ट और तेज सुनवाई की व्यवस्था की गई। उनके कार्यकाल में सड़कों की हालत सुधरी और स्कूलों की संख्या बढ़ी। इसी वजह से उन्हें सुशासन बाबू कहा जाने लगा। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा बार पाला बदला और हर बार सत्ता में बने रहने में कामयाब रहे। 2013 में मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने पर नीतीश ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा। 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर भारी जीत दर्ज की। लेकिन 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही नीतीश ने फिर पलटी मारी और बीजेपी में लौट गए। 2022 में उन्होंने एक बार फिर बीजेपी छोड़ दी और आरजेडी से गठबंधन कर लिया और 2024 में दोबारा पलटी मारकर एनडीए में वापसी कर ली।
कुल 8 बार नीतीश ने गठबंधन बदला, फिर भी 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि इंसान का भाग्य ही सबसे शक्तिशाली होता है। इंसान का हुनर, स्किल, टैलेंट, काबिलियत, पैसा, ये सब एक तरफ और इंसान का भाग्य एक तरफ। जब इंसान का भाग्य बलवान हो तब फिर कोई क्या ही करे दोस्तों। अगर किसी और राजनीतिक पार्टी का नेता इतने बार दल बदल करे तो अब तक तो वो पार्टी से ही परमानेंटली पत्ता काट देती। दोस्तों, लालू और राबड़ी के 15 सालों को विपक्ष ने जंगल राज कहा। नीतीश के 18 सालों को सुशासन और पलटी राज दोनों टैग मिले। जनता के बीच आज भी इन दोनों की छवि विवादित और विभाजित बनी हुई है। दोस्तों, 1990 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तब बिहार में अपराध, अपहरण और बाहुबली संस्कृति ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिए। यह वह दौर था जब प्रशासन की पकड़ ढीली पड़ती गई और अपराधियों की पकड़ मजबूत होती गई। इसी दौर में शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, साधु यादव जैसे नाम सामने आए, जो अपराध और राजनीति का खतरनाक गठबंधन थे। व्यापारियों, डॉक्टरों और छात्रों के अपहरण की घटनाएं आम हो गई। फिरौती देना एक रिवाज बन गया। पत्रकारों की रिपोर्ट के अनुसार जेलों में बंद अपराधी खुद जेल प्रशासन को नियंत्रित करते थे। शहाबुद्दीन तो जेल के भीतर जेलर की कुर्सी पर बैठा करता था। दोस्तों, यह सत्ता संरक्षित दबंगे की चरम सीमा थी। जब लालू यादव की बेटी की शादी हुई तो बताया जाता है कि पटना के कई कार शोरूम्स में गाड़ियां बिना पैसे दिए जबरन उठा ली गई ताकि मेहमानों को शादी स्थल तक नई गाड़ियों में पहुंचाया जा सके, और कोई एफआईआर तक भी दर्ज नहीं हुई। 5 अगस्त 1997 को पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, बिहार में सरकार नहीं जंगल राज है। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब जंगल राज शब्द ने राजनीतिक विमर्श में स्थायी जगह बना ली। लालू राबड़ी शासन के ये 15 साल कानून व्यवस्था की सबसे काली परछाई बनकर इतिहास में दर्ज है। 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने वादा किया जंगल राज को खत्म कर सुशासन लाएंगे। शुरुआती वर्षों में उन्होंने तेज फैसले लिए और पुलिस प्रशासन को सशक्त बनाया। अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल, पंचायतों में महिला आरक्षण और सड़कों का पुनर्निर्माण उन्हें लोकप्रिय बनाने में सफल रहा। मुख्यमंत्री साइकिल योजना, जल नल योजना, छात्रवृत्तियां और स्कूलों में भोजन योजनाएं उनके प्रशासन की पहचान बन गई। लेकिन 2013 के बाद ही जैसे ही राजनीतिक पाला बदलने का सिलसिला शुरू हुआ, शासन की धार धीमी पड़ने लगी। अपराध फिर से बढ़ने लगे। हत्या, बलात्कार, अपहरण, भूमि विवाद जैसे मामले एनसीआरबी रिपोर्ट्स में उभरने लगे। जनता के बीच यह धारणा बनी कि नीतीश अब पलटे बाबू बन चुके हैं और उनके फैसलों में पहले जैसी दृढ़ता नहीं रही। नीतीश कुमार के सुशासन की चमक अब फीकी पड़ चुकी है और जनता 2025 में एक निर्णायक बदलाव की तलाश में है। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की सनसनीखेज हत्या ने पूरे शहर और राजनीतिक गलियारों को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, यह मामला न सिर्फ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, बल्कि इसके तार एक संगठित प्लानिंग से जुड़े हुए नजर आ रहे। घटना वाली रात गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से निकले थे। तभी जो पहला लाइनर था उसने उनकी लोकेशन शूटर को दी। गांधी मैदान के पास बिस्कोमान टावर के आसपास दूसरा लाइनर पहले से ही मौजूद था और शूटर खेमका के घर के बाहर घात लगाकर खड़ा था। जैसे ही खेमका पहुंचे उन्हें गोली मार दी गई। अब तक पुलिस तकरीबन 1 दर्जन संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है। रोशन कुमार, जो पटना के पुनपुन इलाके का रहने वाला है, उनको अंतिम संस्कार के दिन ही हिरासत में लिया गया। उससे भी पूछताछ की गई। बांकीपुर क्लब, बुद्धा कॉलोनी और इनकम टैक्स गोलंबर तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस के अनुसार इस हत्या की साजिश कारोबारी अशोक साहब ने की थी। उसने 10 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसमें से शूटर उमेश यादव को 1 लाख रुपए एडवांस दिया गया। पुलिस ने उमेश यादव के पास से कई अहम सबूत बरामद किए। हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और पिस्टल, 80 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए नकद। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। जाहिर सी बात है, यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि चुनाव से ठीक पहले रचा गया एक राजनीतिक ड्रामा भी लगता है, जिसमें हर किरदार की भूमिका चुनावी रणनीति से जुड़ी नजर आती है। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज होने से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ये प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने, नए मतदाताओं को जोड़ने और डुप्लीकेट या मृत नामों को हटाने के लिए चलाई जा रही है। इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए वोटर्स के नाम जोड़े जा रहे हैं ताकि हर योग्य नागरिक को वोट देने का अधिकार मिल सके। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे घर घर जाकर सत्यापन करें और कोई भी गड़बड़ी ना रह जाए। आयोग की ये मुहिम साफ तौर पर दर्शाती है कि 2025 के चुनावों को लेकर न केवल राजनीतिक दल बल्कि चुनाव आयोग भी बेहद सक्रिय और गंभीर है। दोस्तों, इस बार नारा नहीं, नाम जोड़ेंगे, हर वोट का होगा महत्व। अब बात 2025 के चुनाव की है। बिहार एक बार फिर राजनीतिक युद्ध भूमि में तब्दील हो चुका है। एक तरफ है नीतीश कुमार, जिनका अनुभव गहरा है लेकिन जनता थक चुकी है बार बार की पलटी से। दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव, जो युवा है, तेज तर्रार है, लेकिन उनके पीछे वही लालू की छवि खड़ी है। जनता अब नेताओं से नहीं, नीतियों, नियत और परिणाम से बदलाव चाहते हैं। बिहार की सियासत ने दशकों से केवल चेहरे का खेल देखा है, कभी लालू, कभी नीतीश, लेकिन अब जनता थक चुकी है वादों की झड़ी से और गठबंधनों की जादूगरी से। 2025 का चुनाव सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि क्या बिहार वाकई एक नए युग में प्रवेश करेगा या फिर वही पुरानी जातीय और भ्रष्ट व्यवस्था की धारा में बहता रहेगा। इस बार फैसला सिर्फ दलों का नहीं, जनता की सोच और संघर्ष का भी होगा, क्योंकि सोचने, समझने और संघर्ष करने की शक्ति जनता के पास होती है, नेताओं के पास नहीं। नमस्कार।